हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू एंड वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। देखो अभी हम यहाँ पे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यू बुक पर स्विच होंगे। ठीक है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आप कहाँ अप्लाई करते हो। उसके बाद यहाँ से आने वाला इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेराइव द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल। आपको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल को डेराइव करना है, जो कि एक मैथमेटिकल डेरिवेटिव पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आप किस टाइप के पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करते हो? क्या आप हर टाइप के पार्टिकल्स के लिए फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हो? देखो, फर्मी अप्लाई करते हैं हम क्वांटम पार्टिकल्स पे, करते हैं ना। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है मतलब अपने आप में अंडरस्टूड है कि आप अप्लाई किसके लिए करोगे, क्वांटम पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करोगे। क्वांटम पार्टिकल्स मीन पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। जब भी क्वांटम पार्टिकल्स की बात आए तो माइंड में हमेशा टू वर्ड्स सबसे पहले क्लिक होने चाहिए। द फर्स्ट इज कि क्वांटम पार्टिकल्स किस टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एंड द सेकेंड इज क्वांटम पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, उनके वेव फंक्शन क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। पता है ना आपको? ओके, तो अब बात करते हैं क्वांटम पार्टिकल्स पे। क्या हर टाइप के क्वांटम पार्टिकल्स पे फर्मी अप्लाई कर सकते हो? नहीं, क्वांटम पार्टिकल्स को भी हम स्पिन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। स्पिन हाफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फर्मी पार्टिकल, स्पिन इंटीजर पार्टिकल को हम बोलते हैं बोसोन। क्या बोलते हैं? बोसोन पार्टिकल्स। ठीक है, तो फर्मी हम कहाँ अप्लाई करेंगे? फर्मी पार्टिकल्स पे। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आप हमेशा कहाँ अप्लाई करोगे? फर्मी पार्टिकल्स पे अप्लाई करोगे। और फर्मी पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे क्वांटम पार्टिकल्स जिनका स्पिन क्या हो, हाफ इंटीजर हो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पिन हाफ इंटीजर क्वांटम पार्टिकल्स को हम फर्मी पार्टिकल्स बोलते हैं, और फर्मी पार्टिकल्स पे ही आप फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। ठीक, फर्मी पार्टिकल हमेशा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दे ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू एंड मोर इलेक्ट्रॉन कांट बी ऑक्यूपाई इन द सेम क्वांटम स्टेट। केवल एक क्वांटम स्टेट में एक ही फर्मी पार्टिकल स्टे कर सकता है, सेकेंड फर्मी पार्टिकल स्टे नहीं कर सकता। इनमें एडजस्टेबल क्वांटिटी नहीं होती है। आप इस तरह से समझो कि एक कमरे में केवल एक ही इंसान रहेगा, एक से ज्यादा इंसान नहीं रहेंगे, या एक से ज्यादा पर्सन वहां पे नहीं रह सकते। कौन से पर्सन नहीं रह सकते? फर्मी पर्सन, मतलब फर्मी पार्टिकल्स। एक स्टेट में केवल एक ही फर्मी पार्टिकल स्टे कर सकता है, दो फर्मी पार्टिकल स्टे नहीं कर सकते। इट मीन फर्मी पार्टिकल्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? टू इन मोर फर्मी पार्टिकल्स कांट बी ऑक्यूपाइड इन द सेम क्वांटम स्टेट्स। इनमें एडजस्टेबल क्वांटिटी नहीं होती। इट मीन एक रूम में केवल एक इंसान रह सकता है, ये समझो आप। वहां पे एम्प्टी रह सकता है, एम्प्टी स्टेट हो सकती है, बट एक से ज्यादा फर्मी पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्वांटम नंबर तो समझते हो ना, चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर होते हैं ना, पढ़ के आओ ना, जिसे हम बोलते हैं एन, एल, एम एस और एम एल। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर हम बात करें एक फर्मी पार्टिकल केवल एक ही क्वांटम स्टेट में रह पाएगा, दो फर्मी पार्टिकल सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, सो दे आर ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्मी पार्टिकल्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब हम इसके वेव फंक्शन के बारे में बात करें तो फर्मी पार्टिकल्स के जो वेव फंक्शन होते हैं वो होते हैं एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, पोस्टुलेट्स वाला आपने यदि लेक्चर्स अटेंड किया है तो आपको अच्छे से पता होगा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है। देखो, एक्सचेंज ऑपरेटर को यदि आप किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हो, यहाँ पे हमने एक्सचेंज ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई किया तो माइनस ऑफ वेव फंक्शन आता है, तो आप इस टाइप के वेव फंक्शन को क्या बोलते हो? एंटी सिमेट्रिक। इफ हम एक्सचेंज ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आपके पास वापस वही वेव फंक्शन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, लाइक एग्जांपल की हम बात करें तो P12 को आप अप्लाई करो इस वेव फंक्शन में। देखना एक बार अच्छे से, यहाँ पे हमने एक वेव फंक्शन बनाया है। यदि आप इस एक्सचेंज ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? ये एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है? पार्टिकल के स्टेट्स को एक्सचेंज कर देता है। लाइक देखो, यहाँ पे ए स्टेट में फर्स्ट पार्टिकल है, बी स्टेट में सेकंड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा? स्टेट्स को चेंज कर देगा।
तो साई ए इस पे कहाँ कौन सा पार्टिकल आएगा, सेकेंड वाला पार्टिकल, और यहाँ पे बी वाले स्टेट में कौन सा पार्टिकल आएगा, फर्स्ट पार्टिकल। स्टेट इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे चेंज कर दी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे पार्टिकल्स की स्टेट चेंज हो गई। तो देखो क्या ये वाला वेव फंक्शन और ये वाला वेव फंक्शन सेम है, यस सेम है। देख लो प्लस साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जाई ए फर्स्ट, जाई बी टू, प्लस जाई ए टू, जाई बी वन। यहाँ पे देखो जाई ए वन, जाई बी टू, प्लस जाई ए टू, जाई बी वन, बोथ आर सेम ना, है ना सेम। तो यदि आप एक्सचेंज ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हो, वापस वही वेव फंक्शन आ जाता है, तो इस टाइप के वेव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और यदि एक्सचेंज ऑपरेटर को आप किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो माइनस ऑफ वेव फंक्शन आता है, तो इस टाइप के वेव फंक्शन को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो फर्मी पार्टिकल्स, और एग्जाम्पल की यदि एंटी सिमेट्रिक की मैं बात करूँ तो बताओ, आपने पोस्टुलेट्स वाला लेक्चर अटेंड किया है तो आपको अच्छे से पता है एंटी सिमेट्रिक वाले वेव फंक्शन के एग्जांपल्स की मैं बात करूं, द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज माइनस जाई ए टू, जाई बी वन। यदि आप यहाँ पे एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ दिस वेव फंक्शन आएगा, करके देखना, ठीक है। तो फर्मी पार्टिकल्स के वेव फंक्शन किस टाइप के होते हैं, एंटी सिमेट्रिक टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आप ये थोड़ा बेसिक लिख लीजिए। This statistical is used for identical and indistinguishable particles whose spin's quantum number are half integer. Half integer का मतलब समझते हो ना, half, 3/2, 5/2, 7/2 all are half integer number. Like example की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। So like इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, these particles are known as Fermi particle. इन्हीं particles को हम क्या बोलते हैं, Fermi particles बोलते हैं। And they are obey Pauli exclusion principle. सभी पार्टिकल फर्मी पार्टिकल्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, 2 and more इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑक्यूपाई इन द सेम क्वांटम स्टेट्स। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप फर्मी पार्टिकल की बात करना, 2 and more फर्मी पार्टिकल कैन बी ऑक्यूपाई इन द सेम क्वांटम स्टेट। या फिर हम बात करें तो ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई इन अ सिंगल स्टेट। एक सिंगल सेल के अंदर केवल एक ही पार्टिकल स्टे कर सकता है। एंड द वेव फंक्शंस आर एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, और उनके जो वेव फंक्शंस होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होते हैं। नाउ अब हम आते हैं टारगेट पे। टारगेट हमारा क्या था, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन रूल डेराइव करना है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल डेराइव करना है, जो कि एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए या फिर स्नैपशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम डेरिवेटिव पार्ट पे आते हैं। क्या करना है हमें, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल। इसको डेराइव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ कंसीडर करना है एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V है, ओके। और वहाँ पे एन नंबर ऑफ फर्मी पार्टिकल्स स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉ कर देते हैं हम, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझते हो ना, जहाँ आइसोलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे, सेकंड इज टोटल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करेगा कि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये रहा आइसोलेटेड सिस्टम जिसका वॉल्यूम क्या है, V है, और यहाँ पे टोटल एन के नंबर ऑफ फर्मियंस स्टे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से सुनना, एक बार बहुत अच्छे से सुनना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ आ गया तो कंप्लीट आपको डेरिवेशन समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो के सेल्स में डिवाइड है। किस में डिवाइड है, के नंबर ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड है। तो हम यहाँ पे इनको के सेल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट इज, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं और टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम को हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 4 5, कितनी टोटल के सेल्स हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। इन के सेल्स में टोटल एन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट है। हम यहाँ पे 1 2 3 एन के पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं, तो ये सभी फर्मी पार्टिकल्स इन सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखो, ईच सेल कंटेन्स सब सेल्स। यहाँ पे जो एक सेल है वो भी सब सेल्स को कंटेन करती है। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि कॉलेज है, ओके। कॉलेज इज आइसोलेटेड सिस्टम।
के सेल्स पे आप डिवाइड कर रहे हो तो कॉलेज को हम डिफरेंट स्ट्रीम की क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। लाइक बीएससी के क्लासरूम्स हमने डिवाइड कर दी, बीए के क्लासरूम्स है, ठीक है, बीकॉम के क्लासरूम्स है, ठीक है। अब सब सेल्स क्या है, एक क्लासरूम में हमने सीट्स अरेंज कर दी, हमने वहाँ बोला कि 50 चेयर्स है वहाँ पे, ठीक है। एक क्लासरूम के अंदर, एक सेल के अंदर 50 चेयर्स है, 50 चेयर्स पे हमें स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या स्टूडेंट्स को सेट करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक सेल के अंदर सब सेल्स है और इन सब सेल्स पे आपको फर्मी पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रूल ध्यान रखना, एक चेयर पे केवल एक ही स्टूडेंट्स बैठ सकता है, एक सब सेल के अंदर केवल एक ही फर्मी पार्टिकल स्टे कर सकता है। दिस इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई रिपीट अगेन, इसके लिए हमें क्या करना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करना है। तो हमने आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लिया, दिस इज लाइक कॉलेज, ठीक है। इस आइसोलेटेड सिस्टम को हमें के सेल्स के अंदर डिवाइड करना है। तो कॉलेज को हमने डिफरेंट क्लासरूम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो क्लासरूम्स आपका किसकी तरह काम करेगा, सेल्स की तरह काम करेगा, ठीक है। Each cell contains again subcells। अब ये जो एक सेल है, फर्स्ट नंबर का सेल है, इसके अंदर अगेन सबसेल्स है, ठीक है। इन सबसेल्स पे हमें फर्मी पार्टिकल्स को बिठाना है या फर्मी पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, समझ आया। तो सिमिलरली क्लासरूम्स के अंदर 50 चेयर्स है, उन 50 चेयर्स पे हमें स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना है। वो स्टूडेंट्स किसकी तरह काम करेंगे, यहाँ पे फर्मी पार्टिकल्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन रूल का जो फॉर्मूला है Ni, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, बेसिक थ्योरी लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम क्या है V एंड इट इज डिवाइडेड इनटू K नंबर ऑफ सेल्स। सबसे पहले हमने इसे K सेल्स के अंदर डिवाइड किया है एंड N1 N2 and K are the number of particles with epsilon, epsilon2, epsilon3 and epsilon K mean energy value, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया, इसको के सेल्स के अंदर डिवाइड किया, हमने कंसीडर कर लिया कि N1 N2 N3 and K नंबर ऑफ फर्मी पार्टिकल्स है विद मीन एनर्जी epsilon1 epsilon2 and epsilon K, ठीक है। If G1 G2 G3 and Gk with the number of subcells in a cell 1 2 and K, each subcell can contain either 0 or 1 particle according to Pauli exclusion principle। एक चेयर पे केवल एक ही स्टूडेंट सीट हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे एक सबसेल, जो आप इतनी सारी सबसेल्स बना रहे हो इसके अंदर, तो एक सेल के अंदर केवल एक ही फर्मी पार्टिकल स्टे कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे एम्प्टी चेयर्स हो सकती है, ध्यान रखना, एम्प्टी सबसेल्स हो सकती है, बट एक चेयर पे 2 स्टूडेंट्स को हमें सेट नहीं करना, एक सबसेल के अंदर 2 फर्मी पार्टिकल्स को हमें फिलअप नहीं करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ईच सबसेल कैन कंटेन either 0 or 1 particle according to Pauli exclusion principle। So the number of subcells should be more than and equal to number of particle in each cell। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर ऑफ सबसेल्स है वो ज़्यादा हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी सेल्स भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ सबसेल्स है वो पार्टिकल से ज़्यादा हो सकती है या एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। अब मैथमेटिकल डेरिवेटिव को देख लो, पहले ये लिख लो। आप मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं हम कि इसके मैथमेटिकल पार्ट को हमें किस तरह से डेराइव करना है। बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith सेल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या स्नैपशॉट ले लो, ये केवल मैंने अंडरस्टैंडिंग के सबसे समझाया आपको। आप ये डायग्राम नहीं बनाओ तो भी चलेगा। आइसोलेटेड सिस्टम विद वॉल्यूम V, इसे हमने K सेल्स के अंदर डिवाइड किया। फर्दर हमने एक सेल्स को नंबर ऑफ सबसेल्स के अंदर डिवाइड किया है, जिस तरह से कॉलेज के अंदर क्लासरूम के अंदर सीट्स आप अरेंज करते हो, ठीक है। और एक सीट पे एक ही स्टूडेंट्स बैठेगा, वहाँ पे एम्प्टी सीट्स हो सकती है। सिमिलरली एक सबसेल के अंदर केवल एक ही फर्मी पार्टिकल स्टे कर सकता है, सबसेल्स यहाँ पे एम्प्टी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। सो नाउ अब हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल यहाँ पे डेराइव कर लेते हैं। पहला एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो मेरे बड़े आगे, ठीक है। आ जाओ मैथमेटिकल पार्ट पे। इजी सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है और आपने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो सेम वो ही स्टेप्स हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। और फॉर्मी आपको आ गया तो बोस आंसर स्टैटिस्टिक्स आप खुद से कर लोगे। देखो एक बार, जस्ट वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला डिफरेंट होता है, बिकॉज जो बोसोन होते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, आइसोलेटेड सिस्टम लिया था। आइसोलेटेड सिस्टम को डिफरेंट सेल्स के अंदर डिवाइड किया, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल उठा ली, ठीक है। ये आपकी क्या है, फर्स्ट सेल है। अब इस सेल को भी हमने नंबर ऑफ सबसेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये रही आपकी सबसेल्स। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है।
यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि कितनी सेल्स है हमारे पास, G1, G2 एंड G के नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब इनमें हमें N1, N2, N के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्मी पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन इज कि एक सब सेल में केवल एक ही पार्टिकल स्टे करेगा और यहाँ पे सब सेल्स एम्प्टी भी हो सकती है। तो यहाँ जैसे मैंने एक एम्प्टी कर दिया, यहाँ पे 3 पार्टिकल है, यहाँ पे 4th वाला पार्टिकल है, यहाँ 5th वाला पार्टिकल है, ये एम्प्टी है। इस तरह से हमने टोटल सब सेल्स के अंदर n के नंबर ऑफ फर्मी पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप निकाल लोगे किस तरह से, देखो टोटल आपके पास सब सेल्स कितनी है, G के सब सेल्स है, ठीक है। तो G1 सब सेल में N1 पार्टिकल को फिलअप करने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, G1C N1, ठीक है। सिमिलरली G2 सब सेल के अंदर N2 पार्टिकल को फिलअप करने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हमें क्या करना है, N के पार्टिकल्स को फिल करना है। तो यहाँ हमने G3 सब सेल में N3 को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी या फिलअप करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा G के सेल्स में N के पार्टिकल्स को फिलअप करने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हमने ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेशन निकाल लिया, ठीक है। यदि हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है, दैट्स व्हाई आप ये वाला साइन यूज में लोगे। I इक्वल टू कितना है, 1 to K, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, GI C and I, और I कहाँ से, 1 to K लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि किस तरह से हमें पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है सब सेल्स में। तो सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाला, G1 में N1 पार्टिकल को फिलअप करने की प्रोबेबिलिटी, G2 में N2 पार्टिकल को फिलअप करने की प्रोबेबिलिटी, इसी तरह से G के सब सेल में N के पार्टिकल्स को फिलअप करने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने इसको कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिखा है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना, ठीक है। नाउ इसको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करते हो, किस तरह से सिंप्लीफाई करते हो, I इक्वल टू 1 to K GI फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय NI फैक्टोरियल GI माइनस NI फैक्टोरियल। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ना, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टेप्स याद करो। अब वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स में हम फर्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करते थे, लॉगिथम लेते थे ना, तो हमें भी यहाँ पे वही स्टेप्स रिपीट करनी है, टेक टेक लॉगिथम ऑफ इक्वेशन 1। लो LNW ध्यान रखना, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ही आप लॉगिथम लेते हो तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। LN AB का आप आइडेंटिटी यदि मैं बात करूँ, AB पे आप LN अप्लाई करते हो तो क्या होता है, ये LNA और LNB, बीच में क्या आता है, प्लस साइन आता है। सिमिलरली LNA डिवाइड बाई B, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बेसिक कितना होता है, LNA माइनस LNB। दिस इज बेसिक लॉगिथम प्रॉपर्टीज। अप्लाई कर दो यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मैथमेटिकल साइन किस में कन्वर्ट होगा, समेशन में, I इक्वल टू 1 to N, ओके। पहले आप लोग ऊपर वाली टर्म का कितना आएगा, LN GI फैक्टोरियल, इसके डिनोमिनेटर में माइनस, ठीक है। फर्स्ट इसका करो LN एंड I फैक्टोरियल। को डाउट नहीं होना चाहिए ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। LNAB कितना होगा, देखो LNA प्लस LNB, तो आप यहाँ पे अप्लाई करो। इसको मैं इस तरह से कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, LN GI माइनस NI फैक्टोरियल। दिस इज बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। हमने लॉगिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, LN GI फैक्टोरियल माइनस डिनोमिनेटर में है तो पूरी टर्म माइनस में आएगी ना, बट ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो LNA प्लस LNB वाली हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ठीक है। करें आगे, लिख लो आप इसको। बहुत इजी मैथमेटिकल है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है। मैंने बोला ना स्टार्ट करने से पहले भी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स आप पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आप क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पे मूव करना, तो वो आपको पढ़ने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। करें आगे, थोड़ा सा इरेज कर दो ऊपर का, देखो आगे करो, उसको सिंप्लीफाई करते जाओ आप भी। LNW समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to N LN GI फैक्टोरियल माइनस LN NI फैक्टोरियल, माइनस साइन अंदर लेके जाओ तो LN GI माइनस NI फैक्टोरियल, ठीक है। सो नाउ देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लार्ज नंबर है,
है ना। लार्ज नंबर में लॉगरिथम के अंदर फैक्टोरियल में आपके पास वैल्यू है। हाउ यू सिंप्लीफाई दिस? मैनी ऑफ टाइम हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला ln x फैक्टोरियल का कितना होता है? x ln x माइनस x। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल, यही होता है ना। करो अप्लाई। आप ऊपर यदि अप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, ln w इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू एंड ln gi फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आएगा? gi ln gi माइनस gi। कोई डाउट नहीं है ना? फैक्टोरियल हट गया ना यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, माइनस ni का करो, ni का करेंगे तो ni ln ni माइनस ni। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। आगे देखो, आगे है माइनस, माइनस इसका करोगे तो जी आई माइनस एन आई, ठीक है। तो ये क्या है? x ln x, x ln x माइनस x, यानी जी आई माइनस एन आई। कर दो अब इसको सिंप्लीफाई। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। करो उसको सिंप्लीफाई, इजी है। ln w i इक्वल टू 1 टू n, करो सिंप्लीफाई। सी आई ln जी आई माइनस जी आई, माइनस साइन है तो माइनस का एन आई ln एन आई, माइनस माइनस प्लस, प्लस का एन। कोई डाउट नहीं है? ओके। आगे देखो, माइनस अप्लाई करो, जी आई माइनस का एन आई, ठीक है। ln जी आई माइनस का एन आई। कोई डाउट नहीं है? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आपके पास क्या है? जी आई माइनस एन आई, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। देखो, माइनस का जी आई है, यहाँ पे प्लस का जी आई है, यहाँ पे एन आई है, यहाँ पे माइनस का एन आई है, तो ये दो टर्म तो कैंसिल हो गए, ठीक है। करें आगे इसको सिंप्लीफाई। आगे देखो, ln w इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, रिमेनिंग टर्म्स कितना है आपके पास? जी आई ln जी आई माइनस एन आई ln एन आई, ओके, माइनस जी आई माइनस एन आई ln जी आई माइनस एन आई। पहले आप यहाँ तक लिख लो, पहले आप यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम आगे के स्टेप करते हैं। क्या करते हो आप नेक्स्ट स्टेप में? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन अप्लाई करते हो। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके जीरो पुट कर दो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेके जीरो पुट कर देंगे। पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करो। ln w डेल ln w करो, कर लोगे क्या? देखो, फर्स्ट टर्म जीरो, वाई जी आई क्या है? नंबर ऑफ सबसेल्स, कांस्टेंट क्वांटिटी ना, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया? जीरो। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n जीरो, ठीक है। माइनस करो इसका डिफरेंशिएशन करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड को कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो डेल ऑफ एन आई, सेकेंड कांस्टेंट कर दो, सेकेंड कांस्टेंट डेल एन आई ln एन आई, ठीक है। माइनस साइन है तो ये रहा माइनस, ठीक है। फर्स्ट को कांस्टेंट, ये हमने एन आई को कांस्टेंट कर दिया। ln एन आई, ln x कितना होता है? 1/x ना, तो 1/n आई, ठीक है। एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, तो इसका भी आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। माइनस माइनस करो अगेन, यहाँ पे साइन लगा दो। फर्स्ट को कांस्टेंट हमने जी आई माइनस एन आई, फर्स्ट को कांस्टेंट रख दिया। सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है, कर दो। 1/x का कितना होगा? ln x का कितना होगा? 1/x ना, ये रहा 1/x। अगेन देखो, ये क्वांटिटी जी आई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, जी आई का तो जीरो हो गया। एन आई का कितना होगा? डेल एन आई, बट माइनस ऑफ डेल एन आई, क्यों? बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन भी है साथ में, ठीक है। अब देखो आगे वो करना है, अभी तो हमें इसको कांस्टेंट रखना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लगा दो प्लस का साइन, ठीक है। कर दो थोड़ा सा इरेज,
स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, लिख लिया ना, ठीक है। आगे देखो, करो इसका, यहाँ पे हमने इसको कांस्टेंट लिया था, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, प्लस प्लस डिफरेंशिएशन करोगे जी आई का तो 0 माइनस का डेल एन आई, ओके, एल एन जी आई माइनस एन आई, ये रहा आपका डिफरेंशिएशन। मैं एक बार सही से लिख देती हूँ, साथ में लिख देती हूँ, एल एन डब्ल्यू इक्वल टू, समीशन को मैं बाहर ले रही हूँ, ओके, द फर्स्ट टर्म इज 0 तो माइनस का डेल एन आई एल एन आई, ठीक है, एन आई से एन आई कैंसिल हो रहा है ना, द रिमेनिंग टर्म इज माइनस का डेल एन, ठीक है, माइनस माइनस, अंदर देखो ये कैंसिल, ठीक है, माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस का डेल एन आई, ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन, माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस डेल एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई, दिस इज योर एक्सप्रेशन। कोई डाउट नहीं है ना? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, अगेन देखो ये दोनों कैंसिल, ठीक है, एंड द रिमेनिंग टर्म इज डेल एल एन डब्ल्यू इक्वल समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n डेल एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई माइनस का डेल एन आई एल एन एन आई। कोई डाउट नहीं है? अब दोनों टर्म्स के अंदर डेल एन आई कॉमन है ना, तो मैं दोनों टर्म में से डेल एन आई कॉमन ले रही हूँ और इसको मैंने बाहर पुट कर दिया, ठीक है। अप्लाई कर दो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन। क्या होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? डेल एल एन डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो कर देते हैं हम भी, इस वैल्यू को 0 पुट कर दो। यदि हम इस इक्वेशन को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एल एन जी आई माइनस एन आई माइनस एल एन एन आई, ओके, डेल एन आई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ क्या कर रहे थे हम वहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स में? नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे? लैग्रांजियन मेथड अप्लाई कर रहे थे। लैग्रांजियन मेथड अप्लाई करने के लिए हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज में लिए थे? आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे थे। फोर आइसोलेटेड सिस्टम, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, आई एम सेइंग हियर डेल n1 प्लस डेल n2 डेल n3 डेल nk इक्वल टू 0। यहाँ हम बात करें समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k डेल nk, आई इक्वल टू 1 to k डेल nk कितना होएगा? 0। वाई? बिकॉज आप यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर टोटल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मीन एनर्जी कितना होगा? टोटल चेंज इन मीन एनर्जी कितना होगा? 0। वाई? बिकॉज आप आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हो। सो टोटल चेंज इन मीन एनर्जी, आप अच्छे से करेक्ट करो इसको, टोटल चेंज इन मीन एनर्जी कितना होगा? 0। तो कर दो इसको भी, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k एंड आई एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अप्लाई करो आप लैग्रांजियन मेथड। लिख लिया आपने? ये ऊपर का थोड़ा इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, ठीक है। अब देखो अप्लाई लैग्रांजियन मेथड। क्या करते हो उसके लिए? इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का अल्फा, यही होता है ना फॉर्मूला, प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का बीटा एंड इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है? ऐड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, चेंज इन टोटल एनर्जी मीन एनर्जी, उसे माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें इक्वेशन 2 के अंदर ऐड करना है। कर देते हैं हम भी, देखो क्या आता है हमारा रिजल्ट। इक्वेशन 3 ये रही, डेल एन के समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k, ठीक है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस अल्फा से, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस चेंज इन मीन एनर्जी टोटल ये रहा, डेल ऑफ एन आई एप्सिलॉन आई, डेल नहीं लगाया क्या हमने, ये रहा, ठीक है।
और इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस बीटा से। इसके बाद हमें इसको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो कर देते हैं। प्लस प्लस ln gi माइनस ni इक्वल टू 0। पुट आउट डेल ni कहाँ रह गया इसका, डेल ni इक्वल टू 0। आई रिपीट अगेन, देखो यहाँ पे हमने अप्लाई किया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हमने आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन अप्लाई कर दी कि टोटल चेंज इन नंबर पार्टिकल 0, टोटल चेंज इन मीन एनर्जी कितना होगा 0। उसके बाद लैग्रांजियन मेथड अप्लाई किया। बेसिक कॉन्सेप्ट लैग्रांजियन मेथड का ये था ना, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना था, चेंज इन टोटल एनर्जी को हमें माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद इस इक्वेशन में ऐड करना था, तो हमने ये इक्वेशन में ऐड कर दिया। करो उसको आगे सिंप्लीफाई, जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल लो। देखो i इक्वल टू 1 to k माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन i प्लस ln gi माइनस ni माइनस ln ni डेल ni इक्वल टू 0। पुट आउट नहीं है, सिंपल मैथमेटिक है, हमने यहाँ से डेल ni को कॉमन लिया है, ठीक है। करें आगे इसको सिंप्लीफाई, करो इसको सिंप्लीफाई करो। किस तरह से करोगे देखो, ऑब्वियस नंबर ऑफ पार्टिकल तो 0 होने से रहे नहीं हो सकते ना, दिस टर्म इक्वल टू 0, तो माइनस का अल्फा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k माइनस का अल्फा माइनस का बीटा एप्सिलॉन i प्लस ln gi माइनस ni माइनस ln ni इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करना आगे, तो देखो किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैथमेटिक है सिंपल, i इक्वल टू 1 to k ln gi माइनस ni, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस ऑफ ni ln ni है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख जा सकती हूँ ना। प्रॉपर्टी इज लॉगरिथम प्रॉपर्टी, ln a इज डिवाइड बाई b कितना होता है ln a माइनस ln b, तो इस वाली टर्म को हमने ये वाला फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अब देखो ये यदि मैं RHS साइड लेके आऊँगी तो साइन चेंज होएगा, तो साइन चेंज मतलब अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन r। पुट आउट नहीं है ना, ओके। सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई अगेन, यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन रहा है ln gi इज डिवाइड बाय ni, ठीक है। ni से ni डिवाइड हुआ तो माइनस का 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अब एंटीलॉग ले लो आप यहाँ पे, यदि हम इसका एंटीलॉग लेंगे, इस इक्वेशन का हम एंटीलॉग लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, टेक एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, क्या बनेगा देखो, एंटीलॉग लेंगे तो लोग हट जाएगा यहाँ का, तो आपके पास टर्म क्या बनेगी gi अपॉन ni माइनस का 1, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा एक्सपोनेंशियल में अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंटीलॉग ले रहे हैं, ठीक है। आइए इसको सिंप्लीफाई करें। देखो टारगेट तो हमारा क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना था, ni कैलकुलेट करना था। कर सकते हैं क्या हम, यहाँ से आ रहा है आपका एक्सप्रेशन, देखो क्या आ रहा है, -1 को आप इधर लेके आओगे तो एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i प्लस का 1। कैलकुलेट क्या करना है, ni कैलकुलेट करना है ना, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ठीक है। तो ni आपके पास कितना आ रहा है, ni इक्वल टू ci इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i प्लस 1, एंड दिस इज Fermi-Dirac distribution rule. This is Fermi-Dirac distribution rule. Hashtag most important question है ये। आपको Fermi-Dirac distribution rule derive करना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन IS सेल आपको कैलकुलेट करना है। कितना आ रहा है, gi इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस a अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i प्लस 1, ठीक है। इफ एक्सपोनेंशियल अल्फा को आप कैपिटल ए लेके चलते हो विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस इज कांस्टेंट, ओके। तो आपका ni कितना बन रहा है, gi इज डिवाइड बाय a एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन i प्लस 1। तो देखो दोनों ही फॉर्मेशन पूछ लेता है एग्जाम में, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जस्ट सिंपल एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा, एक्सपोनेंशियल अल्फा को हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, कैपिटल ए कंसिडर करके चल रहे हैं, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ni कितना आ रहा है, gi इज डिवाइड बाय a एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन i प्लस 1, एंड दिस इज Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन रूल, ठीक है।
एक बार हम कंप्लीट लेक्चर को रिपीट कर लेते हैं। द फर्स्ट इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। कहाँ अप्लाई करते हो? फर्मी पार्टिकल्स पे। फर्मी पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्पिन हाफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फोर्थ इज इनके जो वेव फंक्शन होंगे वो किस टाइप के होंगे? एंटीसिमेट्रिक टाइप के होंगे। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन रूल यहाँ पे डिराइव किया। डिस्ट्रीब्यूशन रूल के लिए हम कंसिडर करके चल रहे थे आइसोलेटेड सिस्टम जिसका वॉल्यूम क्या है V, और उस कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम को हमने K सेल्स के अंदर डिवाइड किया। सेल्स को फर्दर हमने सब सेल्स के अंदर डिवाइड किया। उन सब सेल्स के हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ फर्मी पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वहाँ पे एक सब सेल के अंदर केवल एक फर्मी पार्टिकल स्टे कर सकता है। वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सब सेल्स एम्प्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो इट्स क्लियर ना कि यहाँ पे जो सब सेल्स है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ज्यादा होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ हम G1, G2, G3, G के नंबर ऑफ सबसेल्स के अंदर डिवाइड कर रहे थे। सो फर्स्ट स्टेप इज मैथमेटिकल डेरिवेशन के फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाला हमने। सेकेंड स्टेप लॉगिथम लिया हमने प्रोबेबिलिटी का। थर्ड स्टेप फैक्टोरियल के अंदर लॉगिथम में लार्ज क्वांटिटी है, स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई किया। स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन अप्लाई की। उसके बाद हमने आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि टोटल चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल जीरो होगा, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी वहाँ पे जीरो होगी। उसके बाद हमने लैग्रांजियन मेथड अप्लाई किया और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किया। तो आपका फॉर्मूला कितना आ रहा है? Ni इक्वल टू Gi इज डिवाइड बाय A एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन i प्लस 1। तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट सबसेल्स के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर समझ आया तो 101% आप खुद से बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डेराइव कर लोगे। जस्ट वहाँ पे एक डिफरेंस रहेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का ही डिफरेंस रहेगा। बाकी सारी स्टेप्स वहाँ पे सेम रहेगी जिस तरह से हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल को डेराइव किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के साथ।